जय हिंद। अभी हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2002 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हम समझने का प्रयास करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत जो है हम ऑलरेडी सेक्शन ए का क्वेश्चन देख चुके हैं पेपर 1 का। यह यहाँ पेपर 1 का ही सेक्शन बी का चारों क्वेश्चन जो है हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। मतलब कि हम अपने नोट्स के माध्यम से रीड करके यह बताएंगे कि विगत वर्षों में यूपीएससी सिविल सर्विसेज पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन ईयर 2002 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है हम अपनी तैयारी कैसे रखें और भविष्य में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 चार क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन 1 के अंतर्गत भी 4 क्वेश्चन है, ए बी सी एंड डी। तो इन 4 प्रश्नों में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स इच। क्वेश्चन 1A, डाइटरी अंडर मॉर्गेंट्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। देखो डाइटरी की जो अवधारणा है, ठीक है, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में लाया गया था। द्विविधान कह सकते हो इसमें कि कुछ जो पावर्स हैं, जो नॉर्मल पावर है वो सरकार को दे दिया गया, लेकिन जो मेन जो कह सकते हो कि जो वीटो पावर है या फिर कह सकते हो एक प्रकार से फाइनेंशियल जो पावर्स हैं, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी है, ये सब गवर्नर जनरल के पास ही रहता था। कुछ रिजर्व्ड होते थे, कुछ ट्रांसफर्ड होते थे। ठीक है, तो डाइटरी है कि मतलब 2 लोगों का शासन होना। ठीक है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में डाइटरी की क्या अवधारणा है, इस कॉन्सेप्ट से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या करें, इसके ऊपर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 1B देख लो, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी के बारे में है, सीएजी ऑफ इंडिया के बारे में लिखना है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ये कई बार इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं और सीएजी का ऑलरेडी वर्णन भी है हमारे जो है कह सकते हो कि पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के अंतर्गत। आगे है 1C देखो कि ट्राइबल पीपल मूवमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट। ट्राइबल पीपल मूवमेंट क्या है जो कि नॉर्थ ईस्ट में होता है। अभी भी जो है कई बार जो है वहां देखोगे तो मूवमेंट जो है ट्राइबल्स पीपल का चलते रहते हैं। वो लोग बाकायदा जो बांग्लादेश के शरणार्थी वगैरह वहाँ के रिफ्यूजी ले रहे हैं, तो वहाँ की जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही है, उनका जो कल्चर है, इथॉस है, जो इथनिसिटी है, उसमें जो है इनरोड हो रहा है और वो मेजोरिटी से माइनॉरिटी की ओर बढ़ रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर वो कंसर्न है। आगे है 1D देख लो, है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। भारत में 1991 में रिफॉर्म हुआ, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, किस प्रकार हम प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की ओर कदम बढ़ाया, किन किन जो है मूल्यों और वैल्यूज़ को और साथ साथ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए, ये सब चीज़ के बारे में यहाँ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये 1 का 4 में से 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो कि एग्जामिन द साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कई बार जो है पूछे गए हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कह सकते हो पहले वो कौन से एक्ट था, इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, ये सब सारे एक्ट हैं, इसके बारे में पूछे जा रहे हैं और इसके फीचर पूछे जा रहे हैं। एंड देखो इसमें आगे और भी है कि एग्जामिन द साइलेंट फीचर ऑफ द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंड रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ पावर, और खास करके ट्रांसफर ऑफ पावर के संबंध में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 में क्या वर्णन है, इसको लिखना है। व्हाट स्पेसिफिक प्रोविजंस डिड दिस एक्ट मेक फॉर द लैप्स ऑफ पारामाउंटेंसी। आखिर उसमें कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस थे, प्रावधान थे जो लैप्स ऑफ पैरामाउंटेंसी, कहने का मतलब जो ब्रिटेन की क्राउन की आधिपत्य यहाँ था या शासन था, उसको लैप्स कर दिया गया या उसे खत्म कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, या उसकी जो सार्वभौमिकता थी वो हटा दी गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लो कि इट इज जनरली बिलीव्ड दैट द फेडरलिज्म सफर इन द सिस्टम ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। Do you agree with the point of view and would you advocate decentralized governance for India in the context of liberalization since 1991? देखो यहाँ इकोनॉमिक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की बात कही जा रही है कि भारत में जब आज़ाद हुआ, भारत मतलब आज़ाद हुआ 1947 में, तो आप देखोगे फिर एक प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई और जो प्लान वगैरह बनते थे वो केंद्र के स्तर पर बनता था। हालांकि भारत के कई डिफरेंट राज्य हैं और राज्य को भी फिर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में
और फिर अब तो 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद पंचायती राज व्यवस्था की भी स्थापना कर दी गई। लेकिन अभी भी कई एक नीतियां जो है दिल्ली में बैठकर बनाई जाती है। तो यह जब नीतियां टॉप टू डाउन पेनिट्रेट होती है तो लोकल वेरिएशंस उसमें देखने को मिलता है। कई लोकल ऐसे इशूज होते हैं जिसको कि उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में बहुत खामियां जो है उसमें आता है और सही रूप से उसका क्रियान्वयन और इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम समझ सकते हैं यहाँ यही चीज़ कहा जा रहा है कि जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम है वहाँ जो है संघवाद सफ़र करता है। कहने का मतलब है कि जो फेडरलिज्म है, जो संघवाद है, वो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम में सफ़र करता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर हाँ तो इसके पक्ष में तर्क दें, अगर नहीं तो इसके पक्ष में तर्क दें। ठीक है। और भारत को क्या करना चाहिए जिससे कि डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम भारत लागू करे, यह आपसे पूछा जा रहा है कि जैसे 1991 में देश के स्तर पर लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई गई, तो क्या राज्य के स्तर पर भी ऐसी कुछ नीति का जो है क्रियान्वयन किया जाना चाहिए जिससे कि जो है जो प्लानिंग अभी यहाँ दिल्ली में बैठकर प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाई जाती है वो राज्य के स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर, ग्राम पंचायत और कह सकते हो ब्लॉक के स्तर पर बनाया जाए। तो ठीक है, ये सब सारी चीजें हैं, इस पर आपकी क्या राय है आप व्यक्त करें। तो क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4 देख लो कि bring out the common and unique feature of 73rd and 74th constitutional amendment to the Constitution of India, and do you think that these amendment would contribute to the achievement of gender and social justice at the grassroots level? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो कॉमन और यूनिक फीचर क्या है 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन का। स्वाभाविक सी बात है, पंचायती राज इस संवैधानिक संशोधन के जरिए जो है बैठाया गया गांव में, और फिर म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह नगर में, नगर निगम वगैरह जो जैसे दिल्ली का MCD वगैरह है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गया। इसके यूनिक फीचर लिखने, इसके साथ साथ इसमें एक और जो है प्रश्न जोड़ दिया गया है कि क्या इस लोकल बॉडीज से, पंचायती राज व्यवस्था से या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाता है, सोशल जस्टिस मिल पाता है, सामाजिक न्याय मिल पाता है, और इसके साथ साथ क्या जो है यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है कि जेंडर जस्टिस। कहने का मतलब है कि आप देखोगे तो आजकल तो 2023 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित कर दिया गया, जिसमें 1/3 जो है सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होगी, केंद्र के स्तर पर भी, लोकसभा राज्यसभा में भी और राज्य की विधानसभाओं में भी। लेकिन इससे पहले जब संवैधानिक संशोधन 73वां और 74वां आया था तो उसमें लोकल बॉडीज के जितने भी चुनाव होंगे उसमें 1/3 सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया था, कुछ सीटें SC ST वर्ग वालों के लिए भी रिजर्व किया गया था। तो ये सब सारी चीजें हैं। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि इसमें क्या, जैसे सीटें रिजर्व की गई तो ऐसे महिलाओं का जो है घर में काम काज के लिए जो है ऐसा पुरानी जो कह सकते हो परंपरा थी, उसमें महिलाएं घर का ही काम करती थी, खाना बनाना, बच्चे पालना, ठीक है, बच्चों की देखभाल करना। अब है कि जब उनका पॉलिटिकल लाइफ नहीं था तो पॉलिटिकल लाइफ में वो और पब्लिक लाइफ में वो आए। अब स्वाभाविक सी बात है कि पति के रहते हुए महिला कभी नहीं आएगी, लेकिन जब सीट रिजर्व कर दी गई तो महिला प्रतिनिधि ही खड़ा होगी। एक पंचायत नाम का आप देखोगे थी, ये सीरियल वगैरह भी है, तो उसमें कैसे जो है प्रधानपति ही जो है सब काम करता है, लेकिन अंत में जब जन गण मन का गाने की बात आ गई या बहुत सारे ऐसे निर्णय लेने के लिए कहे गए तो उसमें जो है उस जो पंचायत होती हैं कि सरपंच होती है या प्रधान होती हैं महिला, वो आकर निर्णय लेती हैं और काम करती हैं। तो ये मैं ये नहीं कहता कि एक बार में एकदम रिवोल्यूशन के तहत महिलाएं जो है एकदम सब इंदिरा गांधी की तरह बन जाएगी, नहीं, लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आ रहा है और ये एक सकारात्मक पहल है। अब तो राज्य और केंद्र स्तर पर भी नारी शक्ति बंधन अधिनियम जैसे निर्णयों को लाकर एक कह सकते हो ना कि बहुत बड़ा सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है और इस फैसले का जो है हम स्वागत करते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। ये सारे के सारे सेक्शन बी का 4 क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सारे प्रश्न समझ में आ गए हों। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।